Hello students, I am your account teacher and today's we are going to discuss about the Companies Amendment Act 2020. कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी एक्ट के बनने की प्रोसेस क्या है। जिस दिन जो गवर्नमेंट है ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई कर देगी उस दिन से वो एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जो ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है इसको लोकसभा से पास किया गया 19 सितंबर 2020 को। राज्यसभा से पास किया गया 22 सितंबर 2020 को एंड गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई करा 28 सितंबर 2020 को। एज नेम सजेस्ट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट मीन्स जो प्रिंसिपल एक्ट था कौन सा कंपनीज एक्ट 2013 उसके जो भी प्रोविजंस थे कुछ प्रोविजंस में चेंजेस किए गए, कुछ नए प्रोविजंस हैं वो ऐड किए गए, कुछ सेक्शंस को यहाँ पर ओमिट किया गया। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें चेंजेस हुए, नए प्रोविजंस कौन से इंसर्ट हुए एंड कौन से सेक्शन को ओमिट किया गया, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 उसके सेक्शन 2 क्लोज 52 फॉलोइंग प्रोविजंस है उसको इंसर्ट किया गया। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि जो क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं या फिर जिनकी इंटेंशन है खुद को लिस्ट करवाने की क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ में, जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ने, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को लिस्ट करवा चुकी हैं या फिर लिस्ट करवाना चाहती हैं। अब उन कंपनीज़ को एज ए लिस्टेड कंपनीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये न्यू प्रोविज़न है वो इंसर्ट किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा लिया था। इसी वजह से जो ये प्रोविज़न है कि जो कंपनी लिस्टेड हो चुकी हैं या फिर जिनकी इंटेंशन है उनको एज ए लिस्टेड कंपनीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 8 सब सेक्शन 11 पहले क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। ये जो आपको जेल हो सकती है कितने साल की? 3 साल की। अब इस चीज़ को भी ओमिट कर दिया गया। अब जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है आप ज़्यादातर सेक्शंस में देखोगे जहाँ पर भी जो पनिशमेंट थी इम्प्रिजनमेंट की उसको ओमिट करा गया है और जो फाइन की पनिशमेंट थी कई जगह पर उसको इंक्रीज़ किया गया एंड कुछ सेक्शंस में उसको डिक्रीज़ किया गया। तो सेक्शन 8 में 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी उसको यहाँ पर ओमिट किया गया। 25 लाख रुपीज़ और विद बोथ इसकी जगह पे अब बस 25 लाख रुपीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया क्योंकि इम्प्रिजनमेंट तो है नहीं तो सिर्फ यहाँ पर फाइन ही है। कितने रुपीज़ का? 25 लाख रुपीज़। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्लोज बी पहले क्या वर्ड्स थे? पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का टाइम पीरियड गिवन था। अब उसकी जगह पे पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कि सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम दिया जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। सब सेक्शन 3 में जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट में पाई जाती है जो भी डायरेक्शंस गिवन थी सब सेक्शन 1 में उनको कंप्लाई करने में, फॉलो करने में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस कंपनी को एक न्यू नेम वो अलॉट करेगी। किस मैनर में? जो भी मैनर प्रेस्क्राइब्ड होगा। जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी को न्यू नेम के साथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उसको रजिस्टर करेगा। जो पुराना नेम था उसको वहाँ से ओमिट कर देगा और उसके न्यू नेम के साथ ही जो फ्रेश सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो इशू करेगा कंपनी को। उसके बाद जो कंपनी है जो भी ट्रांजेक्शन्स करेगी वो अपने न्यू नेम के साथ ही करेगी। और इस सबसेक्शन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जिससे नेम चेंजिंग के जो प्रोविजंस है उससे बचा जा सके। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 23 में सब सेक्शन 2
जो एक्सप्लेनेशन थी उससे पहले जो सब सेक्शन है उसको इंसर्ट किया गया। जो भी पब्लिक कंपनी है वो अपनी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है किस पर्पज़ से, लिस्ट करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में। और किन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकती है, जो भी परमिजिबल होंगे फॉरेन जुरिडिक्शंस और सच अदर परमिजिबल जुरिडिक्शंस, जैसा भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दे करके क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज, जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है जो भी सब सेक्शन 3 में प्रोविजंस दिए थे उनको फॉलो करने से। साथ में सब सेक्शन 3 के चैप्टर 4 के सेक्शन 89, सेक्शन 90 और सेक्शन 127। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, हर नोटिफिकेशन की जो कॉपी है जैसे ही गवर्नमेंट ने इशू करी, जल्द से जल्द उस नोटिफिकेशन की कॉपी को रिप्रेजेंट करना होगा किसके सामने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके सामने। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 26 सब सेक्शन 9 पहले के वर्ड्स थे विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और सेल बी ओमिटेड। तो यहाँ पर भी जो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट थी 3 years की, उसको ओमिट किया गया। फॉर द वर्ड्स 3 लाख रुपीज़ और विद बोथ, जो विद बोथ वर्ड है उसको यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट तो है नहीं, तो सिर्फ 3 लाख रुपीज़ है, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 40 सब सेक्शन 5 द वर्ड्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year। इस सेक्शन में जो इम्प्रिजनमेंट थी वो 1 year तक एक्सटेंड हो सकती थी, उसको भी यहाँ पर ओमिट किया गया। फॉर द वर्ड्स 3 लाख रुपीज़ और विद बोथ था, उसको यहाँ से हटा दिया गया और सिर्फ 3 लाख रुपीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 48 सब सेक्शन 5 को यहाँ पर ओमिट किया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 6 जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट में पाई जाती है, कौन से प्रोविजंस को फॉलो करने में, जो सब सेक्शन 1 से लेकर के सब सेक्शन 5 तक गिवन है। और कंपनी का हर ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है वो लायबल होगा पेनल्टी पे करने के लिए, कितने रुपीज़ की, 50,000 रुपीज़। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 59 सब सेक्शन 5 को यहाँ पर ओमिट कर दिया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज 1। पहले यहाँ पर क्या वर्ड्स थे, लेस देन 15 days। The words or such lesser number of days as may be prescribed shall be inserted। कि पहले 15 days से कम लेस देन होंगे वो वर्ड्स लिखे हुए थे, अब उसकी जगह पे जो लेजर नंबर ऑफ डेज हैं उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 द वर्ड्स 1000 रुपीज़, पहले क्या लिखे थे, 1000 रुपीज़ की अमाउंट थी, अब वहाँ पर 500 रुपीज़ की अमाउंट है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। फॉर द वर्ड्स और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, दो अमाउंट में पहले कंपैरिजन था, जो भी अमाउंट कम होगी उसको वहाँ पर लिखा गया था, बट अब जो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए हो सकते हैं कंपनी के केस में एंड 1 लाख रुपीज़ हो सकते हैं ऑफिसर के केस में, जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 66 सब सेक्शन 11 उसको ओमिट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 68 सब सेक्शन 11 द वर्ड्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो यहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट थी जो एक्सटेंड हो सकती थी 3 years तक, उसको ओमिट किया गया। द वर्ड्स 3 लाख रुपीज़ और विद बोथ को यहाँ पर हटा दिया गया क्योंकि इम्प्रिजनमेंट है वो ओमिट हो चुकी है, तो सिर्फ 3 लाख रुपीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 71 सब सेक्शन 11 को ओमिट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 86 सब सेक्शन 1
जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट में पाई जाती है, इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस गिवन थे उनको कंप्लाई करने में जो कंपनी होगी वो लायबल होगी 5 लाख की रुपीज़ की पेनल्टी को पे करने के लिए। कंपनी का हर ऑफिसर जो कि इस डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है वो लायबल होगा पेनल्टी देने के लिए। कितने रुपीज़ की? 50,000 रुपीज़ की। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 88 में सब सेक्शन 5 जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है वो अपने मेंबर का रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर का, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का जो भी प्रोविजंस गिवन थे सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 2 में, उनके अकॉर्डिंग मेंटेन करने में फेल हो जाती है तो वो कंपनी लायबल होगी पेनल्टी को देने के लिए 3 लाख रुपीज़ की। और कंपनी का हर ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है वो लायबल होगा पेनल्टी देने के लिए 50,000 रुपीज़ की। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 89 में सब सेक्शन 5 है, द फॉलोइंग सब सेक्शन है उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी पर्सन फेल हो जाता है डिक्लेरेशन करने में, जैसे रिक्वायर्ड था कि सेक्शन के अंडर, सब सेक्शन 1 के अंडर और सब सेक्शन 2 के अंडर और सब सेक्शन 3, तो वो लायबल होगा पेनल्टी को पे करने के लिए 50,000 रुपीज़ की। अगर फेलियर को कंटिन्यू करता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 200 रुपीज़ फॉर ईच डे, जब तक कि उसकी पेनल्टी है वो कंटिन्यू रहती है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 लाख रुपीज़। सब सेक्शन 7 द फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है जिसको रिक्वायर्ड था रिटर्न को फाइल करने के लिए सब सेक्शन 6 के अंडर, वो ऐसा करने में फेल हो जाती है, जो भी टाइम पीरियड मेंशन था टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, अभी तक कंपनी ने जो फाइल है उसको रिटर्न नहीं किया। जो कंपनी है एंड एवरी ऑफिसर है कंपनी का वो डिफ़ॉल्ट में पाए जाते हैं तो पेनल्टी के लिए लायबल होंगे 1,000 रुपीज़ की हर दिन के लिए, जब तक कि जो फेलियर है वो कंटिन्यू रहेगा। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कंपनी के केस में तो 5 लाख रुपीज़ मैक्सिमम, और ऑफिसर के केस में जो डिफ़ॉल्ट में पाया गया था मैक्सिमम हो सकते हैं 2 लाख रुपीज़। आफ्टर सब सेक्शन 10 के बाद जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर इंसर्ट किया गया 11 सब सेक्शन को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा जो क्लास है, क्लासेस ऑफ पर्सन्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। जो भी रिक्वायरमेंट थी इस सेक्शन की उसको कंप्लाई करने से, एक्सेप्ट बट यहाँ पर जो सब सेक्शन 10 है उसके प्रोविजंस को इंक्लूड नहीं किया गया। जो भी ग्रांट है जो पर्सन्स को या क्लासेस ऑफ पर्सन्स को गिवन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो तभी मिलेगी अगर वो एग्जाम्शन पब्लिक के इंटरेस्ट में है, और जो ये एग्जाम्शन होगी वो ग्रांट की जाएगी अनकंडीशनली या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन में। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 90 सब सेक्शन 10 जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है वो फेल हो जाता है डिक्लेरेशन करने में जो भी रिक्वायर्ड थी जो अंडर सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उसको पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपीज़ की। अगर जो फेलियर है वो कंटिन्यू रहता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपीज़ की हर दिन के लिए। और जब तक फेलियर रहेगा मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है? 2 लाख रुपीज़। सब सेक्शन 11 में फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है उसको रिक्वायर्ड था कि रजिस्टर्ड को मेंटेन करना है सब सेक्शन 2 के अंडर, और जो भी इंफॉर्मेशन है उनको फाइल करना है सब सेक्शन 4 के अंडर, आर रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अंडर द सब सेक्शन 4A। जो भी स्टेप्स उसको लेने चाहिए थे सब सेक्शन 4A के अंडर, वो उठाने में वो कंपनी क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है, या फिर उसने इंस्पेक्शन के टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन थी, डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रेजेंट करने थे, उनको प्रेजेंट करने में वो फेल हो चुकी है, तो वो कंपनी लायबल होगी पेनल्टी देने के लिए 1 लाख रुपीज़ की।
इन केस जो फेलियर है वो कंटिन्यू रहता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज़ की हर दिन के लिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5 लाख रुपीज़। हर ऑफिसर जो कंपनी का डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है वो लाइबल होगा पेनल्टी देने के लिए 25,000 रुपीज़ की। अगर वो भी फेलियर को कंटिन्यू करता है देन फर्दर पेनल्टी है वो लगेगी 200 रुपीज़ फॉर ईच डे, हर दिन के 200 रुपये। जब तक कि फेलियर कंटिन्यू रहेगा तब तक उसको पेमेंट करनी होगी, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1 लाख रुपीज़। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 92 में जो सब सेक्शन 5 है, फॉर द वर्ड्स 50,000 रुपीज़ द वर्ड 10,000 रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। जो प्रिंसिपल एक्ट में जो पहले अमाउंट लिखी हुई थी वो थी 50,000 रुपीज़। अब जो अमेंडमेंट एक्ट 2020 है उसमें अमाउंट इंसर्ट करी गई 10,000 रुपीज़। फॉर द वर्ड्स ऐसे ही 5 लाख रुपीज़ द वर्ड 2 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ अ कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट में पाई जाती है तो पहले 5 लाख रुपीज़ थे, अब वहाँ पर 2 लाख रुपीज़ कर दिए गए हैं। 50,000 रुपीज़ करे हैं इन केस ऑफ ऑफिसर के केस में जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है। सब सेक्शन 6 में जो वर्ड था पनिशेबल विद द फाइन, कि आपको पनिशमेंट की जाएगी फाइन के साथ, जो कम नहीं होगी, किससे 50,000 रुपीज़ से तो कम नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 लाख रुपीज़ भी। यहाँ पर तो लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज़, क्योंकि अब पहले 5 लाख रुपीज़ थे अब 2 लाख रुपीज़ है तो वहाँ पर उस अमाउंट को चेंज कर दिया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 105 में जो सब सेक्शन 5 है, पहले वर्ड्स थे हु नॉइंगली इश्यूज द इन्विटेशन एज अफोरसेड और विलफुली ऑथोराइज और परमिट्स देयर इश्यूज शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। पहले ये वर्ड्स लिखे हुए थे द वर्ड्स हु इश्यूज द इन्विटेशन एज अफोरसेड और ऑथोराइज और परमिट देयर इशू शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़। पहले जो पेनल्टी थी वो थी जो एक्सटेंड हो सकती थी 1 लाख रुपीज़ तक। अब जो पेनल्टी है वो यहाँ पर पर्सन जो लाइबल होगा 50,000 रुपीज़ को, ये सब्स्टिट्यूट किया गया। इस प्रोविज़न में जो पनिशेबल वर्ड था उसको रिप्लेस किया गया एंड उसकी जगह पे जो लाइबल वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 117 में सब सेक्शन 2 द फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है रेजोल्यूशन को फाइल करने में, एग्रीमेंट को करने में, जो भी किसके अंडर था सब सेक्शन 1 के अंडर, टाइम पीरियड जो मेंशन था वो एक्सपायर हो चुका है, अभी तक कंपनी ने जो रेजोल्यूशन है एग्रीमेंट है उसको फाइल नहीं किया, जो कंपनी होगी वो लाइबल होगी पेनल्टी पे करने के लिए 10,000 रुपीज़ की। अगर जो फेलियर है वो कंटिन्यू रहता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़ फॉर ईच डे, हर दिन के उसको 100 रुपये अलग से पे करने होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 लाख रुपीज़। कंपनी का हर ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है, इसमें कौन इंक्लूड है, लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, वो भी इंक्लूड है, तो वो लाइबल होगा पेनल्टी को पे करने के लिए 10,000 रुपीज़ की। फेलियर कंटिन्यू रखता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़ की हर दिन की, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50,000 रुपीज़। सब सेक्शन 3 में क्लोज जी तो सेकंड प्रोविज़न है यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। Provided further that nothing contained in this clause shall apply in respect of a resolution passed to grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans under clause F of subsection 3rd of section 179 in the ordinary course of its business by a banking company। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जाम्पशन किन कंपनीज को दे दी गई, जो बैंकिंग कंपनीज है सेक्शन 2 ऑफ 1934, 53 ऑफ 1987, जो क्लास ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है खुद को चैप्टर 3 बी ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, और जैसे आरबीआई ने कंसल्टेशन प्रोवाइड करी थी उसी मैनर में उसने खुद को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने।
ऐसे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कोई भी क्लास है जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर, जो भी एनएचबी ने प्रोविजंस कंसल्टेशंस प्रोवाइड करी गई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया। अगर ये तीनों कंपनीज हैं, किसी को कोई लोन है वो ग्रांट करती हैं, गारंटी देती हैं, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए लोन में, उसके लिए कोई यहाँ पर जो भी प्रोविजंस में मेंशन था कि आपको रेजोल्यूशंस को, एग्रीमेंट को फाइल करना होगा, तो इनको यहाँ पर एग्जम्पशन है। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 124 सब सेक्शन 7 में जो फॉलोइंग सब सेक्शन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर कोई भी कंपनी है वो फेल हो जाती है इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, तो कंपनी लायबल होगी पेनल्टी पे करने के लिए 1 लाख रुपीज़ की। अगर फेलियर है वो कंटिन्यू रहता है देन फर्दर पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज़ हर दिन की। मैक्सिमम हो सकते हैं 10 लाख रुपीज़। और कंपनी का हर ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है वो लायबल होगा पेनल्टी को पे करने के लिए 25,000 रुपीज़ की। अगर वो फेलियर को कंटिन्यू करता है देन फर्दर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़ की हर दिन की। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 लाख रुपीज़। प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 128 सब सेक्शन 6 में द वर्ड से विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि आपको इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है और वो जेल एक्सटेंड हो जाएगी 1 ईयर तक, उसको यहाँ पर ओमिट किया गया। द वर्ड्स और विद बोथ उसको भी यहाँ पर ओमिट किया गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपने जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट के जितने भी प्रोविजंस थे उनको ओमिट करा गया, तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि गवर्नमेंट ने ये सही किया अमेंडमेंट करके या फिर गलत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।